हेलो गाइस, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं रेटू पोपट। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैदिक कल्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो देखिए, वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक कल्चर जो है, इसकी जो डिटेल मिलती है हमें वो वेदों से मिलती है। ओके। और वेदों की जो लैंग्वेज है वो कैसी है? संस्कृत है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो वैदिक कल्चर है वो हमें किस रूप में लिखा हुआ मिलता है, या फिर उनकी भाषा क्या हुआ करती थी? संस्कृत हुआ करती थी। इसकी डिटेल हमें किसने दी है? तो देखिए, मैक्स मूलर नाम के एक व्यक्ति थे, है ना, एक हिस्टोरियन है। उन्होंने एक थ्योरी दी है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जो वैदिक कल्चर के लोग थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे। ठीक है, जो कैस्पियन सी है उसके आसपास का जो इलाका है वहाँ से लोग आए थे और उन्हें कहा गया था आर्य। ठीक है, तो आर्यंस जो है वो कहाँ से आए हैं? सेंट्रल एशिया से आए हैं। सेंट्रल एशिया मतलब कजाकिस्तान और अफगानिस्तान वगैरह, जो कैस्पियन सी के आसपास का एरिया है वहाँ की हम बात कर रहे हैं। अगर हम वैदिक कल्चर की बात कर रहे हैं तो आज से हम 3500 साल पुरानी बात कर रहे होंगे, मतलब 1500 से लेके 600 बीसी तक की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जो ये लोग थे ये इंडस रिवर और गंगा रिवर के आसपास में रहते थे। ठीक है, अभी हम आगे जाके जानेंगे कौन इंडस के पास में रहता था, कौन गंगा के पास में। और इनकी जो सोसाइटी हुआ करती थी, देखिए हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में डिस्कस किया था कि वो लोग जो थे वो अर्बन सोसाइटी में थे। ठीक है, और इनकी जो सोसाइटी थी, वैदिक कल्चर वालों की जो सोसाइटी थी वो कैसी थी? रूरल थी, मतलब ग्रामीण थे ये। ठीक है, गाँवों में रहते थे। देखिए, वैदिक पीरियड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हमने बात करी थी कि वैदिक कल्चर जो है वो 1500 से 600 बीसी तक पुराना है। तो 1500 से लेके 1000 बीसी और 1000 से लेके 600 बीसी, दो पार्ट में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो जो 1500 से लेके 1000 बीसी तक की हम बात कर रहे होंगे, इस समय जो वैदिक कल्चर में कौन सा पार्ट चल रहा था? तो देखिए, वो ऋग वैदिक पीरियड चल रहा था। ऋग वैदिक पीरियड मतलब जो ऋग्वेद से रिलेटेड होगा, जिसकी डिटेल हमें ऋग्वेद से मिलती है। और ये ऋग वैदिक वाले थे, ये कौन सी रिवर के आसपास रहते थे? ये इंडस रिवर के पास में रहते थे। और जो हमने बात करी 1000 से लेके 600 बीसी तक की, उसमें जो आएगा वो लेटर वैदिक पीरियड, यानी उत्तर वैदिक काल की हम बात कर रहे होंगे। और ये लोग जो हैं वो गंगा रिवर के पास में रहते थे। तो समझ गए आप इतना कि 1500 से लेके 1000 तक ऋग्वैदिक काल, और 1000 से लेके 600 बीसी तक की बात कर रहे होंगे तो लेटर वैदिक पीरियड या फिर उत्तर वैदिक काल की हम बात कर रहे होंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक की, ऋग्वैदिक पीरियड की। देखिए, ऋग्वैदिक पीरियड जो है हम इसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम पॉलिटिकल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, फिर हम इनकी सोशल लाइफ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज जो है हम हमारे मेन टॉपिक मतलब ऋग्वैदिक पीरियड के पॉलिटिकल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। देखिए, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो 5 भागों में बटा हुआ था, 5 पार्ट्स में डिवाइड था। जैसे कि कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर लिखा है वो सबसे छोटा पार्ट है, और जो सबसे लास्ट में लिखा है मतलब राष्ट्र जो लिखा है वो सबसे बड़ा पार्ट है, मतलब सबसे बड़ी सोसाइटी है। देखिए, क्या होता था, छोटे छोटे परिवार रहते थे, फैमिलीज मिलती थी, तो उन्हें कहा जाता था कुल। ठीक है, कुल रहता था। और जब बहुत सारे कुल मतलब बहुत सारी फैमिलीज जब आपस में मिल जाती थी तो उसे कहते थे ग्राम या फिर गांव। ठीक है, फिर जब बहुत सारे ग्राम मिल जाते थे तो उससे बनता था विश, और बहुत सारे विश मिलने से बन जाता था जन, और जब बहुत सारे जन आपस में मिल जाते थे तो उससे बनता था एक राष्ट्र। ठीक है, तो इनके हेड्स के भी कुछ नाम हैं, जैसे कि मतलब इनको जो लीड करते थे, जैसे कि कुल को जो लीड करता था उसे कहते थे कुलपति, ग्राम को जो लीड करता था उसे कहते थे ग्रामीणी, विश का जो अध्यक्ष रहता था उसे कहते थे विशपति, जन का जो अध्यक्ष रहता था उसे कहते थे राजन, और जो राष्ट्र का रहता था उसे कहते थे राजा। अब हम बात करते हैं वहाँ के ऑफिसर्स की। देखिए, हर सोसाइटी में कोई ना कोई ऑफिसर होते हैं, कोई ना कोई अधिकारी होते हैं जो वहाँ पे कंट्रोल रखते हैं। तो वैसे ही ऋग्वैदिक पीरियड में भी कुछ ऑफिसर हुआ करते थे। तो हमें इनके जो है कुछ अलग से नाम होते हैं, हमें उन्हें पढ़ना है। जैसे कि जो धार्मिक अधिकारी हुआ करता था, जो रिलीजियस ऑफिसर हुआ करता था, उसे कहते थे पुरोहित। तो देखिए, पुरोहित तो हम आज भी कहते हैं, तो पुरोहित उस समय भी हुआ करते थे। और जो पुरोहित हुआ करते थे ऋग्वैदिक टाइम पे, वो दो तरह के थे, रूढ़िवादी और उदारवादी, यानी कंजर्वेटिव और मॉडरेट। ठीक है, तो जो कंजर्वेटिव थे उनमें एक पुरोहित का नाम याद रखना आपको, वशिष्ठ। ठीक है, और जो उदारवादी मतलब मॉडरेट थे उनका नाम था विश्वामित्र। विश्वामित्र वही हैं जिन्होंने गायत्री मंत्र लिखा है। देखिए, अब जब राष्ट्र होगा, मतलब इन लोगों के पास तो राष्ट्र था ना, कुल था, ग्राम था, विश था, तो इन सबको मैनेज करने के लिए कुछ स्पाइस को रखा जाता था, कुछ कुछ गुप्तचरों को रखा जाता था। और जो ये गुप्तचर थे इन्हें कहा जाता था स्पर्श। ठीक है, याद रखिएगा, गुप्तचर को क्या कहा जाता है? स्पर्श। स्पाई से याद रखिएगा, स्पाई करने वाले को स्पर्श कहते हैं। ठीक है, और जो उनके दुर्गपति हुआ करते थे, दुर्गपति मतलब
जो महलों की रक्षा करते थे उन्हें क्या कहा जाता था, दुर्गपति या फिर परप कहा जाता था, ठीक है। और जो चारागाह अधिकारी हुआ करते थे, देखिए उस समय क्या था, सब इन लोगों के पास कोई फैक्ट्री वगैरह तो थी नहीं जो वहाँ पे चले जाएं ये काम वाम करने। तो ये लोग जो करते थे वो पशुपालन करते थे, और पशुपालन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, जानवरों का खाना। तो इन जानवरों का खाना जो था वो मतलब चारा, उसकी जो रक्षा करने वाला अधिकारी हुआ करता था, मतलब जो चारागाह अधिकारी हुआ करता था उसे कहा जाता था वाचपति। तो याद रखिएगा, वाचपति मतलब कौन, जो चारागाह जो भूमि होती होती थी, ठीक है, जिस पे चारा उगता था उसकी ध्यान रखने वाले को क्या कहा जाता था, वाचपति। जो वहाँ की पुलिस हुआ करती थी उन्हें कहा जाता था उग्र, ठीक है। तो याद रखिएगा, पुलिस को क्या कहा जाता था, उग्र। ओके। जो सूत, रत्तकार, मटके बनाने वाले और जो अलग अलग बिजनेस करने वाले लोग थे, इन सबको मिलाकर क्या कहा जाता था, रत्नी, ठीक है। तो रत्नी कौन है, रत्नी मतलब क्या होगा, जो अलग तरह के बिजनेस करते हैं, वहाँ पे व्यवसाय में लगे हुए हैं, उन्हें क्या कहा जाता था, रत्नी, ठीक है। याद रखिएगा, जो ऋग्वैदिक पीरियड है वहाँ पे जुडिशियल सिस्टम नहीं मिलता है, मतलब वहाँ पे कोई भी जो न्यायिक अधिकारी होता है वो नहीं मिलता है, ठीक है। संस्थाओं की बात करते हैं, देखिए दो तरह की संस्था है, सभा और समिति। सभा और समिति के बारे में हमने पढ़ा था ऋग्वेद में, कि जो सभा और समिति है वो प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, दो बेटी। ये जो सभा और समिति है इनका काम क्या होता था, राजा को सलाह देना, ठीक है। तो जो राजा को एडवाइस कौन करती थी, सभा और समिति। जैसे हमारी आज की जो पार्लियामेंट है उसमें दो हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। वैसे ही ऋग्वैदिक पीरियड के टाइम पे भी दो दो ये संस्थाएं हुआ करती थी जिन्हें सभा और समिति कहा जाता है। तो जो सभा हुआ करती थी उस समय की राज्यसभा है, और जो समिति हुआ करती थी वो उस समय की लोकसभा है, ठीक है। तो जैसे हमारी राज्यसभा जो है उसमें पढ़े लिखे और थोड़े बुजुर्ग मतलब अनुभवी लोग रहते हैं, वैसे ही जो सभा हुआ करती थी उसमें क्या होते थे, श्रेष्ठ लोग, मतलब जो बहुत ही एक्सलेंट वर्क करते थे किसी भी फील्ड में, उन्हें रखा जाता था। और समिति क्या हुआ करती थी, समिति जो थी वो आम लोगों की हुआ करती थी, इसमें कोई भी व्यक्ति आके बैठ सकता था समिति में, पर जो सभा थी वो श्रेष्ठ लोगों की हुआ करती थी। जो समिति का हेड हुआ करता था उसे कहा जाता था ईशान, ठीक है। तो ईशान मतलब क्या होता है, समिति का हेड। इस समय की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि स्त्रियों को किसी भी सभा या फिर समिति में भाग लेने की इजाज़त थी। तो याद रखिएगा, फीमेल्स को किसी भी संस्था, सभा और समिति में भाग लेने की इजाज़त थी। देखिए जब इतने लोग साथ में रहते हैं तो कहीं ना कहीं लड़ाई भी होती है, और इस लड़ाई को कहा जाता था गवष्टि। गवष्टि का मतलब होता है गायों की खोज। तो इस युद्ध को गवष्टि क्यों कहा जा रहा है, देखिए उस समय जो इनका मुख्य व्यवसाय था वो क्या था, गायों को पालना, मतलब पशुपालन करना। तो उसके लिए ही तो लड़ाई होगी ना, गवष्टि, तो इसलिए इसे गवष्टि कहा गया, ठीक है। आपने एक युद्ध के बारे में जरूर सुना होगा, ऋग्वेद के 7वें मंडल में लिखा हुआ है 10 राज्य युद्ध। देखिए 10 राज्य युद्ध जो है वो दो लोगों के बीच में हुआ था, मतलब 10 लोगों के बीच में हुआ था, पर दो साइड थी अलग अलग। कौन कौन सी, पहला तो भरत कबीला, जिसके राजा का नाम तो सुना ही होगा आपने, राजा सुदास, ठीक है। और 9 कबीले राजा सुदास के खिलाफ लड़ रहे थे, जिसमें राजा सुदास जो है वो जीत जाते हैं। ये युद्ध रावी नदी के किनारे पे हुआ है। रावी नदी का जो पुराना नाम है वो है पुरुषनी, ठीक है। आगे आने वाले वीडियोस में हम बाकी नदियों के नाम भी पढ़ लेंगे। तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम ऋग्वैदिक पीरियड के सोशल लाइफ को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।